thing that we discussed yesterday was credit swaps, है ना? और swaps का जो चैप्टर था 2-3 पेजेस का वो करा था, राइट? सो बेसिकली अभी ऐसा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है और उसके बाद ऑप्शंस स्टार्ट होगा, राइट? एंड ऑप्शंस विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस सेशन एंड प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन फिर डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जो छोटा सा पार्ट बचा है हमारा अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस, दैट इज देखो, आई थिंक पुराने में रीडिंग 69 होगा, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नए में 71 है। अच्छा आगे है, 73 है, 2024 में 73, 25 में 71। ओके, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, कंपेयर वैल्यू एंड प्राइस ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पूरा चैप्टर ऐसे डेडिकेटेड है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो फॉरवर्ड ओटीसी में होता है, फ्यूचर्स एक्सचेंज में होता है, राइट? फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में दोनों प्राइस होता है, जो भाव डिसाइड हो जाता है वो प्राइस है, और फिर जब चेंज होने लगा सब कुछ तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, राइट? सो आई एम रीडिंग आउट, while the price of a forward contract is constant over its life, when no mark to market gains or losses are paid, its value will fluctuate with changes in the value of the underlying, right? So we know that forward price नक्की हो गया, suppose 3 महीने का forward contract था, तो वो ड्यूरिंग those 3 months फॉरवर्ड प्राइस तो जो डिसाइड हो गया वही रहेगा, फिर प्रॉफिट लॉस चेंज होता रहेगा, सो वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग। The payment and settlement of forward reflects the difference between forward price जो अनचेंज है और लास्ट दिन जो प्राइस है स्पॉट प्राइस, उसके बीच का डिफरेंस। So this is fine. What we do not know till now, or what we have not discussed till now, कि price and value of a futures contract both change when daily mark to market happens. See, उसमें क्या होता है, concept is like this. फ्यूचर्स में क्या है कि सपोज टीसीएस अक्टूबर का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो 45-50 पे मैंने लॉन्ग पोजीशन ले लिया, राइट? से ऑन मंडे 10 AM या मंडे 9:15 AM मैंने ये पोजीशन ले ली। So what I am promising? I am promising to National Stock Exchange that I will buy TCS at the end of October at 4550. तो ये जो 4550 है, that is the futures price. जैसे फॉरवर्ड प्राइस होता है वैसे ये फ्यूचर्स प्राइस है। अब फॉरवर्ड प्राइस में, फॉरवर्ड में क्या होता है कि बस ये हो गया फिर अक्टूबर एंड आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं होता है, राइट? जबकि फ्यूचर्स में क्या होगा कि टीसीएस अक्टूबर, राइट? कल क्या डेट है? ये 16 सितंबर था, राइट? अब मंडे 17 सितंबर 9:15 बजे मार्केट जब खुला, राइट? तो सपोज दिस वाज 4510, हाँ 4510, एक्चुअली तो मंडे को ही शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, सपोज ये वही भाव है 4510, तो फ्यूचर्स किस हिसाब से काम करते हैं कि भाई आप 4550 में लॉन्ग गए थे और वो दिन खत्म होते होते 4510 हो गया,
तो आपका लॉस हुआ 40 का, आपका लॉस हुआ ना 40 का, तो वो पैसा आपका तुरंत कट जाएगा ऑन दैट सेम डे बाय मंडे इवनिंग, आपका ये पैसा कट गया होगा। दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट, जो हमने पूरा फ्यूचर्स में मार्जिन नहीं डिस्कस किया था। तो 40 रुपया कट गया, मतलब वो अभी आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो खत्म हो गया। और टेक्निकली दिस मीन्स कि अभी नया आपका शुरू हो गया, जो 4550 पे कह रहा था उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस आपको मिल गया। एंड नाउ अगेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट 4510, राइट। फिर सपोज दिस गोस टू से 4530, तो उस दिन प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, है ना, और फिर ये नया भाव चालू हो गया। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि फ्यूचर्स में प्राइस और वैल्यू दोनों रोज के रोज चेंज होते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो रोज का रोज आपका प्लस माइनस हो रहा है। सो इट इज लाइक 1 month futures contract is being broken down into a daily contract, और हर रोज आपका हिसाब हो रहा है, और नेक्स्ट आपका नया कॉन्ट्रैक्ट एक एक दिन का चालू हो रहा है। दिस इज व्हाई दे आर सेइंग कि आपका प्राइस और वैल्यू दोनों चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो पैराग्राफ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के नीचे का पैराग्राफ पढ़ लो, उन्होंने भी ऐसा इलस्ट्रेशन दिया है। तो वो जो डे 0, डे 1, डे 2 के बाद लिखा है ना, द चेंज इन द फ्यूचर्स प्राइस टू द सेटलमेंट प्राइस ईच डे रिटर्न्स इट्स वैल्यू टू 0, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस लेना है वो आपके खाते में डेबिट क्रेडिट हो गया। तो जब भी नया दिन शुरू होता है तो आपका प्रॉफिट लॉस 0 है और आपका फ्यूचर्स प्राइस नया डिसाइड हो गया, राइट। और ये अगर प्रैक्टिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करें, सपोज मैंने और आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, बट इन आवर एग्रीमेंट वी डिसाइड के रोज का रोज सेटल करेंगे, तो फिर जो फ्यूचर्स में हम बोल रहे हैं वो सब फॉरवर्ड में भी अप्लाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन फाइन, ओके। अच्छा, अब जो आ रहा है ना वो थोड़ा मतलब अलग चीज है, इसका हमको ज्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पे
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो कल हमने एफआरए किया था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, which was basically kind of a bet on interest rates, कि भी फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होंगे उसके ऊपर अपने सट्टा कर रहे हैं, राइट। बट दैट वाज फॉरवर्ड, मतलब ओटीसी था, दो एंटिटीज के बीच में था। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज है यूएसए और यूरोप में, उसमें ये चीज एक्सचेंज पे भी होता है, मतलब एक्सचेंज पे भी इंटरेस्ट रेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो दोज आर नोन एज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। So they are available on many market reference rates. We may view this as exchange traded equivalents to forwarded agreements. तो difference क्या है? One key difference is that interest rate futures are quoted on a price basis. For a market reference rate from time A to B, interest rate future price is stated as follows: 100 minus 102 market reference rate from A to B minus A. A to B minus A मतलब वही 3 से 6 महीना या whatever, right? मतलब हम जो कल कर रहे थे ना, we were talking in terms of interest rate, कि 6 के बदले 7% आया तो लॉन्ग को फायदा हुआ। ये लोग क्या करते हैं, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, मतलब अगर नक्की किया था इंटरेस्ट रेट 6%, तो प्राइस क्या बोलेंगे, 100 माइनस 6 94, और अगर हुआ 7 तो 100 माइनस 7 मतलब 93। तो इस हिसाब से इन लोगों का मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ फ्यूचर्स प्राइस फॉर अ 6 मंथ रेट 6 months फ्रॉम नाउ इज 97, तो क्या समझ लेगा कि 6 से 12 महीने का रेट नक्की किया है 3%, राइट। लाइक अदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर सब्जेक्ट टू डेली मार्क टू मार्केट, और उसमें नॉर्मली क्या बोलते हैं, बेसिस पॉइंट वैल्यू। बेसिस पॉइंट वैल्यू मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 0.01% चेंज होगा तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना चेंज होगा। सो 0.01% इंटू नोशनल प्रिंसिपल इंटू पीरियड, ठीक है, 6 महीने का तो 6/12 करेंगे, उस तरह से होगा ना सब, तो इंटू पीरियड भी करा है। So if the contract in our example is based on notional principal of 1 million, its BPV will be 1 million into 0.01% divided by 2, क्यों किया है, क्योंकि 6 महीने का है, 6/12, right? So euro 50, which means 1 basis point change in the market reference rate will change futures contract value by 50 euros, ठीक है, फाइन। अभी जो नेक्स्ट एलओएस है, व्हाई फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसेस डिफर। जो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स प्राइस है उसमें फर्क क्यों होता है, मतलब हमने उस दिन जो सब डिस्कस नहीं किया था, सिंपल जो फॉर्मूला था कि F0 इक्वल टू S0 1 प्लस RF/T, और उसके अलग अलग वर्जन। तो सवाल ये कि ये F0 जो है ना, ये फॉर्मूला फॉरवर्ड के लिए चलेगा या फ्यूचर्स के लिए चलेगा। सो आंसर इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये फॉर्मूला सारे फॉरवर्ड के लिए है, राइट। बट अगर फ्यूचर्स शॉर्ट टर्म है, हाँ, जैसे इंडिया में जो स्टॉक फ्यूचर्स 1 महीना 2 महीना 3 महीने का ही होता है, इवन 6-12 महीने तक का फ्यूचर्स हो ना, तो ये फॉर्मूला चलेगा, मतलब फॉरवर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अगर फ्यूचर्स बहुत लॉन्ग टर्म है, सपोज 5 साल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये फॉर्मूला से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर फ्यूचर्स के लिए आपको और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो आते जाते रहते हैं फ्यूचर्स में, और 5 साल 4 साल मतलब टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो इफ इट इज लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, दिस इज वन थिंग, राइट। और जो दूसरी चीज है वो मैं लिख लेता हूं, आप भी लिख लेना,
फिर पढ़ना। सी ऐसा टेबल बना लेना। शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता फॉरवर्ड फ्यूचर्स में, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म है तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इट विल डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर्स प्राइस, और फ्यूचर्स प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस ही हुआ, इन द सेंस फ्यूचर्स एंड स्पॉट आर वेरी टाइटली कोरिलेटेड ना। तो सवाल ये है कि जो भी एसेट है उसका प्राइस और इंटरेस्ट रेट, उन दोनों के बीच में अगर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, अनकोरिलेटेड है, तो फॉरवर्ड प्राइस फ्यूचर प्राइस में खास कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब एसेट का भाव बढ़ा तब इंटरेस्ट रेट भी हाई होंगे, तो ऐसे केस में फ्यूचर्स विल बी मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि क्या होगा, एसेट का प्राइस बढ़ा तो जो लॉन्ग है उसको मार्जिन का पैसा आया होगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा एट हायर रेट्स, क्योंकि रेट बढ़े हुए, और जब एसेट का भाव घटा तो पैसा जाएगा उसका, तो बोरो करना पड़ेगा शायद उसको, और उस टाइम रेट्स कम है। सो दिस इज द लॉजिक के फ्यूचर्स प्राइस विल बी मोर देन फॉरवर्ड प्राइस। और अगर उल्टा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, तो फिर फ्यूचर्स विल बी एट अ डिसएडवांटेज, कि जब पैसा भरना होगा तब हाई रेट्स होंगे और पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो लो रेट्स होंगे, तो उसमें फ्यूचर्स इज लेस देन फॉरवर्ड। ठीक है, लॉजिक पता चले तो बहुत अच्छा है, नहीं पता चले तो भी ये डायरेक्शन याद रख लेना। ठीक है, एंड गो थ्रू फर्स्ट 3 पैराग्राफ, 71 या 73 बी का फर्स्ट 3 पैराग्राफ देखो।
जाए आगे। ओके, तो ये सब बात हो गई फॉरवर्ड भाव, फ्यूचर भाव, बट ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली रेलेवेंट फॉर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स ऑन कॉमोडिटीज या स्टॉक्स या ऐसा कुछ। जब इंटरेस्ट रेट पे फॉरवर्ड या फ्यूचर्स है, इंटरेस्ट रेट पे फॉरवर्ड मतलब एफआर है, और इंटरेस्ट रेट पे फ्यूचर्स भी होता है जैसे अभी हमने देखा था, तो उसमें थोड़ा कुछ डिस्कस करने लायक अलग चीजें हैं। क्या लिखा है? सेपरेट इश्यू अराइजेस फॉर इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। Recall that payoff of an interest rate forward is the present value of any interest savings from the difference between realized MRR and forward MRR। तो हमने देखा ना FRA में कि जब FRA का टर्म खत्म होगा तो FRA में क्या रेट था और अभी मार्केट में क्या रेट है, उसका डिफरेंस और उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो पे ऑफ होता है, राइट? Because the realized MRR is the discount rate for calculating the payment for a given amount of future saving, the payment for an increase in MRR will be less than the payment for an equal decrease in MRR, as the following example will illustrate। So basically वो illustration देखने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होंगे। वो क्या कहना चाहता है पता है? हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया था, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या था? जो मार्केट में रेट होता था उसके ऊपर ही था ना, 7% था, तो 7% के हिसाब से, और जितना रेट बढ़ेगा उतना प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाता है। तो उसके कारण सिंपली ये इफेक्ट याद रख लो, बस इतना याद रखो, बहुत हो गया। कि एफआरए में सी 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, 1% इंटरेस्ट रेट घट भी सकता है। सी इट इज लाइक सपोज T0, T6, T12, यहां पे हमने रेट नक्की किया था 6% सपोज, राइट? अब अगर 6% से ऊपर चला गया रेट 7% है, तो फायदा किसको होगा? लॉन्ग को। कितना बेनिफिट होगा? 1%, राइट? लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना, सो 1% अपॉन 1.07 ऐसे ही लिख रहा हूं, राइट? 1% जो भी आएगा अपॉन 1.07, और अगर रेट घटता 6 के बदले 5% होता तो भी फायदा 1% है, राइट? लेकिन डिस्काउंट किससे होगा? 1.05 से। तो इसीलिए ये जो है ना, पेमेंट फॉर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, दिस इज 1% अपॉन 1.05, जबकि दिस इज 1% अपॉन 1.07। तो जो लॉन्ग और शॉर्ट है उसको इक्वल फायदा नहीं होगा,
उसको इक्वल इक्वल फायदा नहीं होगा. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी बायस. इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी बायस. और ऑब्वियसली जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा, जितना प्रेजेंट वैल्यू लंबा फाइंड करना पड़ेगा, उतना ये बायस ज्यादा रहेगा. राइट. सो रादर देन बुक का एग्जांपल और वो सब रीड करो, इतना याद रख लो, बहुत हो गया. ठीक है. ऑनलाइन फाइन. क्वेश्चंस देख लो इसके. देख लो दो क्वेश्चन. Yes, first question. No cost, no benefit from holding. मतलब सिंपल वाला फॉर्मूला अभी मैंने नहीं लिखा था. F0 is equal to S0 1 plus R raised to T. ये क्या है? This is future value of the current spot price, isn't it? 1 plus R से मल्टीप्लाई हो रहा है, future value किसका? Spot price का. So option D. For a futures to be more attractive than forward, positive correlation. ठीक है. Okay. Fine. So now we are starting with options. अभी हम ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं. तो ऑप्शंस में यू गो टू $69B या $67B. 2025 में $67B, 24 में $69B.
Okay, so options are like, they are, you can say, superstars of derivatives, right? सबसे जो फेमस और पॉपुलर डेरिवेटिव्स है और सबसे पावरफुल जो डेरिवेटिव्स है वो है ऑप्शंस. ऑप्शन से आप फॉरवर्ड बना सकते हो, ऑप्शन से आप स्वैप बना सकते हो, बट फॉरवर्ड से ऑप्शन या स्वैप से ऑप्शन नहीं बना सकते. ऑप्शंस आर वेरी वेरी वर्सेटाइल. ठीक है, तो अगेन ऑप्शन कैन बी ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड, राइट? उसमें नाम से नहीं पता चलेगा कि ओटीसी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड है, अदरवाइज नाम से पता चल जाता है. फॉरवर्ड मतलब ओटीसी, स्वैप मतलब ओटीसी, फ्यूचर मतलब एक्सचेंज, ऑप्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, नाम से नहीं पता चलेगा. जो बेसिक दो टाइप के ऑप्शंस है वो है कॉल और पुट, राइट? द बेसिक टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर कॉल एंड पुट. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन क्या है? सी, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शंस, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप में जो प्राइस डिसाइड हो गया उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करना ही पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा है. यू कैन नॉट से कि भाई हाँ फायदा है तो करूंगा, लॉस है तो आई कैन वॉक अवे. वो नहीं है. जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है. ऑप्शन जो खरीदता है, ऑप्शन जो खरीदता है उसके लिए ऐसा है कि भाई फायदा है तो वो ट्रांजैक्शन करेगा, और अगर नुकसान है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, राइट? दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द बायर, राइट? सो ऑप्शन में हमेशा एक बायर होगा, एक सेलर होगा. वो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एक बायर और एक सेलर तो होता ही है ना, राइट? फॉरवर्ड है, फ्यूचर्स है, लॉन्ग और शॉर्ट होता ही है. तो ऑप्शन में भी बायर मतलब लॉन्ग, सेलर मतलब शॉर्ट. जब हम ऑप्शन अभी डिस्कस करेंगे ना तो वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ बायर बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. बट डोंट फॉरगेट देयर इज ऑलवेज अ सेलर फॉर अ बायर. लेकिन हम हमारा एनालिसिस शुरुआत में अभी बायर के बेसिस पे ही करेंगे. ठीक है, सो कॉल ऑप्शन क्या है? बेसिकली इट्स अ फैसिलिटी टू बाय an asset in future at a fixed price. ठीक है, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? फैसिलिटी. कई बार इंडियन टेक्स्ट बुक में क्या लिखते हैं? राइट. राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. ओके, यू हैव द राइट बट जरूरी नहीं है. आई सिंपली से इट्स अ फैसिलिटी, राइट? सो आप एसेट बाय कर सकते हो फिक्स भाव पे एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज टीसीएस है, उसका स्पॉट प्राइस सपोज 4500 है. स्पॉट प्राइस इज 4500 और सपोज इस पे कॉल ऑप्शन है. कॉल टीसीएस अक्टूबर 4600, ऐसा कॉल ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, तो मनी कंट्रोल सुनो ना, एक्चुअल भाव देखो. गो टू मनी कंट्रोल, टीसीएस में जाओ, एफ एंड ओ में जाओ और सितंबर अक्टूबर ऐसा लिखा होगा, अक्टूबर सिलेक्ट करो और कॉल वाले में देखो 4600. अक्टूबर 103 पॉइंट उसमें देखा होगा, देखो प्राइस लिखा होगा अराउंड 104 है, 103 पॉइंट समथिंग मिला. 104 है, 104 बराबर. सो आई एम राइटिंग हियर 104 रुपीस. ठीक है, मतलब ये जो फैसिलिटी है, कॉल ऑप्शन की फैसिलिटी है, सितंबर वाला नहीं है, अक्टूबर वाला.
वो फैसिलिटी का भाव है, प्राइस है 104। क्लियर ऑल ऑफ यू? मिला सबको? नहीं मिला वो छोड़ दो, बोर्ड पे वापस आ जाओ. राइट? सी, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी. टीसीएस मतलब अंडरलाइन शेयर, अक्टूबर एक्सपायरी है. 4600 को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, और ये जो 104 है दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ एन ऑप्शन या प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन. मतलब ये फैसिलिटी जो खरीदना चाहता है उसको अभी अपफ्रंट 104 रुपए देने पड़ेंगे. जो 104 रुपए दे रहा है उसको फैसिलिटी क्या मिल रही है कि अक्टूबर के एंड पे अगर उसको खरीदना है तो वो टीसीएस 4600 पे खरीद सकता है, अगर उसको करना है तो. सो हाउ दिस विल वर्क आउट ऑन लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर, जो भी 25-26 अक्टूबर एक्सपायरी होगा, उसमें स्ट्राइक प्राइस 4600 है. सो अगर उस दिन, राइट, अगर उस दिन मार्केट में प्राइस 4600 से कम है, मार्केट में प्राइस 4600 से कम है, सपोज इवन 4590 है, तो आप ये फैसिलिटी यूज करोगे? नहीं करोगे. कि जो मार्केट में 4590 पे मिल रहा है, व्हाई शुड आई बाय एट 4600? सो एट एनी प्राइस बिलो 4600 यू आर नॉट गोइंग टू यूज द ऑप्शन. आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे. टेक्निकली बोलते हैं विल नॉट एक्सरसाइज. मतलब आपका ये वेस्ट गया और आप 104 रुपए तो देके बैठे हो, सो वो आपका गिरा, वो आपका गिर गया. इट इज जस्ट लाइक गाड़ी का इंश्योरेंस लिया 1 साल का 30,000 का, और 1 साल में गाड़ी का कुछ नहीं हुआ, तो वो प्रीमियम आपका गया. राइट? अच्छा, अभी 4600 से ऊपर है अगर भाव मार्केट में, इवन मार्केट में 4610 है भाव, तो फिर आप ये यूज करने लगोगे. राइट? क्योंकि यू कैन बाय 4600, मार्केट में 4610 है, तो एटलीस्ट 10 रुपए का तो फायदा हो रहा है. सो एट एनी प्राइस अबव 4600 यू विल एक्सरसाइज. मतलब अभी आपका ये अपवर्ड जाने लगेगा और पूरा पैसा कब रिकवर होगा? 4600 प्लस 104, 4704. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. अगर लास्ट दिन टीसीएस का भाव 4704 से ऊपर जाता है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा. समझ में आया? ये किसके लिए है? जो कॉल खरीद रहा है. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, उसका पूरा मिरर इमेज होगा. राइट? सो दिस इज शॉर्ट कॉल. ठीक है? दिस इज शॉर्ट कॉल. एज यू कैन सी, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो लॉस लिमिटेड है 104, प्रॉफिट कैन बी अनलिमिटेड. और अगर उल्टा है, आपने सेल किया है, तो प्रॉफिट इज लिमिटेड 104, लॉस कैन बी अनलिमिटेड. समझ में आया? सो दिस इज हाउ अ कॉल ऑप्शन विल वर्क. और ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है. ऑप्शंस की लैंग्वेज में 2 चीजें होती है, एक होता है पे ऑफ और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस. फर्क क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस मींस यू आर कंसीडरिंग द प्रीमियम. सपोज लास्ट दिन भाव 4500 है, तो आप कुछ नहीं करोगे. तो कुछ नहीं करा मतलब उस दिन आपको कैश फ्लो क्या होगा? 0. भले पेमेंट प्रीमियम देकर बैठे हो, बट उस टाइम कुछ नहीं होगा, तो 0. अच्छा, अगर मार्केट में 4800 चला गया तो उस दिन आपको कितना मिलेगा? 4600 से ऊपर 4800 गया, 200 रुपए. सो ये 0 है, 200 है, दीज आर ऑल कॉल्ड पे ऑफ्स. और पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करो तो दैट इज प्रॉफिट या लॉस. राइट? सो लिख के रखो कहीं पे, प्रॉफिट या लॉस मतलब पे ऑफ माइनस प्रीमियम. बराबर? तो कॉल कौन खरीदेगा? जिसको लगता है भाव बढ़ने वाले हैं वो कॉल खरीद सकता है. बराबर? और कॉल कौन बेचेगा? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूआंस. अगर मेरे को लगता है कि भाव घटने वाला है
तो कॉल में बेच सकता हूं, बट नॉट नेसेसरी। सी यहाँ पे आप देखो, आप समझो, अभी भाव क्या है 4500, कॉल कितने का है 4600 वाला है। तो जो बंदा खरीद रहा है उसको लग रहा है कि 1.5 महीने में 4600 के ऊपर जाएगा, जो बेच रहा है उसको लग रहा है कि 1.5 महीने में 4600 के ऊपर नहीं जाएगा, दैट्स इट। शायद उसको भी लगेगा जाएगा ऊपर, बट उसका व्यू है कि यार 4550 4580 पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट पर्सन इज नॉट नेसेसरी सेइंग कि 4500 से गिरेगा, ऑल्दो ऐसा भी व्यू हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसको लग रहा है बढ़ेगा, बट बोले 20 30 40 रुपए बहुत हो गया, वो 4600 को क्रॉस नहीं करेगा। सी थिंक, ये तो अक्टूबर है, थिंक ऑफ सितंबर। सितंबर अभी 2 वीक का एक्सपायरी बाकी है, तो उसमें ऐसा व्यू हो सकता है ना कि बढ़ेगा, अभी 2 वीक ही बाकी है, लेकिन बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, तो 4600 को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। यू कैन एक्सप्रेस वेराइटी ऑफ व्यूज, सिर्फ ऐसा नहीं कि बढ़ेगा कि गिरेगा। ये बोल रहा है बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, मैं बेच रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि शायद बढ़ भी जाए तो बढ़ के थोड़ा रुक जाएगा, राइट। सो इसलिए ऑप्शंस काफी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ये लिख लो, फिर पुट ऑप्शन करते हैं। समझ में आ रहा है? और लोगों को लगेगा कि ये सेलर जो है उसका तो प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, तो बोले क्यों करेगा, बट लोग करते हैं, लोगों का लॉजिक होता है। सी जस्ट थिंक ऑफ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस लूंगा मैं तो मेरा प्रीमियम 1 साल का आई डोंट नो 20-30 हजार होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिल रहा है 20-30 हजार, लेकिन मेरी गाड़ी का कंप्लीट लॉस हुआ, सपोज पहले महीने कंप्लीट लॉस हुआ, तो उसको 8-10 लाख रुपए देना भी पड़ सकता है ना, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ये करता है ना, बिकॉज इसका उसका अलग लॉजिक है कि दे आर डूइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ कार्स एंड दे कैन प्रेडिक्ट एंड ऑन एन एवरेज दे विल मेक मनी, राइट। तो इसमें भी अलग अलग लॉजिक होते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग रीजंस होते हैं, वो अभी हमारा कोई पॉइंट नहीं है, बट जस्ट बी कन्विंस्ड कि हर एक ट्रांजेक्शन में अगर बायर है तो सेलर भी होगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज योर कॉल। अभी पुट करते हैं। सो पुट इज फैसिलिटी टू सेल एन एसेट in future at a fixed price, right? So let us see put TCS October
4400। क्या है इसका प्रीमियम? 67.4। सो लेट अस से 67 रुपीज या 68 रुपीज। ठीक है, तो जो भी बंदा ये पुट खरीदेगा, जो बंदा ये पुट खरीदेगा उसके पास क्या राइट है कि वो चाहे तो टीसीएस को बेच सकता है 4400 पे, राइट? सो ऑन द लास्ट डे 4400, ओके। अगर लास्ट दिन मार्केट में भाव 4400 से ज्यादा है, सपोज 4420 है, तो पुट वाला क्यों बेचेगा? पुट में मार्केट में बेचेगा तो 4420 मिलता है, पुट से बेचेगा तो सिर्फ 4400 मिल रहा है। तो व्हाई वुड वन यूज पुट ऑप्शन? मतलब 4400 से ऊपर कुछ भी भाव है तो पुट वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया मतलब 68 रुपीज गए। हाँ, अगर भाव 4400 से नीचे जाता है, सपोज लास्ट दिन भाव 4350 है, तो इट मेक सेंस कि हाँ मार्केट में तो 4350 है, वाया पुट यू कैन सेल एट 4400, 50 रुपए का तो फायदा है। सो एट एनी प्राइस लेस देन 4400 यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, और नेट प्रॉफिट का होगा 4400 माइनस 68, 4332, है ना? 4332 से भाव नीचे गया तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सो दिस इज योर लॉन्ग पुट, पुट जो बाय कर रहा है, और सामने पुट का सेलर होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड शॉर्ट पुट। एज यूजुअल लॉन्ग वाला है प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड। शॉर्ट वाला है लॉस इज अनलिमिटेड या वेरी लार्ज, प्रॉफिट इज लिमिटेड। समझ में आया? हाँ, और जो ऑप्शन सेल करता है ना, ऑप्शन सेलर, उसको ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में लिखा हो कि भाई सैम हैज रिटर्न अ कॉल ऑप्शन, मतलब ही हैज सोल्ड अ कॉल ऑप्शन, राइट? तो ये पुट, कॉल, प्रॉफिट, लॉस और पे ऑफ वर्सेस प्रॉफिट लॉस, समझ में आया? ठीक है। और ऑप्शंस में ना एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, यूरोपियन एंड अमेरिकन। ठीक है, हमने जो अभी एग्जांपल लिया, और इंडिया में जो स्टॉक में ऑप्शंस होते हैं वो सब यूरोपियन होते हैं। यूरोपियन मतलब क्या कि ये अक्टूबर लिखा है ना, तो एक्सपायरी डेट होगा से 31 अक्टूबर। तो जो बायर है उसको डिसाइड करने का कि मेरे को करना है कि नहीं करना है ऑन 31 अक्टूबर, ऑन द लास्ट डे, दैट इज यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन में जो बायर है वो आज से लेके लास्ट डे कभी भी डिसाइड कर सकता है, उसको अगर फेवरेबल लगे तो वो कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। सो ऑब्वियसली अमेरिकन ऑप्शन विल बी मोर वैल्यूएबल और एटलीस्ट एज मच वैल्यूएबल एज द यूरोपियन ऑप्शन, है ना? क्योंकि इसलिए यूरोपियन ऑप्शन सिर्फ एक पॉइंट कवर कर रहा है, अमेरिकन पूरा रेंज कवर कर रहा है, तो जनरली अमेरिकन का भाव ज्यादा होगा। बट दे आर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, तो मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस में अपने यहाँ तो सारे यूरोपियन ही चलते हैं। इंडिया में F&O में जो भी ऑप्शंस है वो सारे यूरोपियन ऑप्शंस ही है। ठीक है, ठीक है, उसका एग्जांपल करो। ऑप्शन प्रॉफिट कैलकुलेशन बोला है, वो करो। और ऑप्शन प्रॉफिट कैलकुलेशन में सपोज हमको शॉर्ट पोजीशन का बोले कि भाई शॉर्ट पोजीशन का क्या प्रॉफिट या क्या लॉस, तो अपने को तो लॉन्ग का ही करने का, और लास्ट में साइन उल्टा, मतलब 5 आ रहा है तो -5 लिख दो, -10 आ रहा है तो +10 लिख दो। कैलकुलेशन हमेशा लॉन्ग के हिसाब से ही करो, फिर शॉर्ट है तो लास्ट में साइन उल्टा करो, फिर मैं करवाता हूं।
सी एक कॉल है, पुट है, स्ट्राइक प्राइस 40 है। पहले कॉल का देखते हैं। कॉल का प्रीमियम था 3 रुपया, बराबर। अगर स्पॉट प्राइस 35 है तो कॉल में क्या सोच लेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस है ना 40, उससे ऊपर गया कि नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया तो वेस्ट हो गया।
वेस्ट हुआ मतलब पे ऑफ इज प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है तो पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करो, सो -3, राइट। 43 है तो 40 से ऊपर गया कितना गया 3 रुपया, तो पे ऑफ इज 3 माइनस 3 0। बट ये हमने जो लिखा वो सब लॉन्ग के लिए था। अगर कोई बंदा शॉर्ट है तो सारी साइड नेगेटिव, 0 तो 0 ही रहेगा, -3 is 3, 3 is -3, 0 is 0। मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है वो सारा शॉर्ट के लिए है, बराबर शॉर्ट का पे ऑफ, शॉर्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब पुट, तो पुट 40, अभी स्पॉट क्या है 35, पुट में भाव नीचे जाना चाहिए, नीचे गया है, 40 के नीचे 35 गया, तो पे ऑफ इज 5 माइनस 0.75, 4.8। इसमें भाव 40 से ऊपर चला गया तो वेस्ट हुआ, वेस्ट मतलब पे ऑफ 0 और प्रॉफिट एंड लॉस में -0.75। ये सब लॉन्ग का है। अगर शॉर्ट है तो -5, -4.25, 0 प्लस 0.1। समझ में आया? ठीक है, एनी डाउट्स? टेक योर टाइम, सोचो, अगर कुछ भी है बताओ। और फिर क्विज में 2, 3, 4, 5 बोलो, कर रहे हो?
अच्छे क्वेश्चंस है। और कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय एट a specific price. At expiration, the exercise value of a put option, मतलब लास्ट दिन put option का वैल्यू is positive if asset price is less than exercise price. देखो नेगेटिव तो कभी जा ही नहीं सकता, नेगेटिव तो नहीं करने का मतलब at worst it could be zero, right? और जो बी लिखा है कि जीरो ओनली इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, ओनली इफ के कारण वो ऑप्शन नहीं है। या तो दोनों इक्वल है तो जीरो है, या अगर अंडरलाइंग प्राइस ग्रेटर है तो भी पुट वेस्ट हो गया ना। सो दैट्स व्हाई बी इज नॉट द आंसर, राइट? इफ बी हैड टू बी द आंसर, जीरो इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज इक्वल और ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो ए इज द आंसर। पीरियड एक्सपायरी एक्सरसाइज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज, तो वैल्यू कब होगा? जब स्पॉट प्राइस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस, राइट? मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, या तो फिर जीरो। तो ऑप्शन सी। फिर फिफ्थ, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? 40। पुट ऑप्शन है, भाव नीचे गया 37, तो 3 रुपया मिलेगा। 3 में से एक तो दे चुके, 2 रुपया। सो बायर के लिए +2, सेलर के लिए -2। इसमें सेलर है, राइट सब पुट ऑप्शन लिखा है, सो लॉस ऑफ 2। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल दूं प्रैक्टिस के लिए, कॉल पुट पे ऑफ और ये सब जरूरत लग रही है आपके चेहरों पर ना? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ठीक है सब? क्योंकि आपके तो चेहरे भी नहीं दिखते ना, हम सब आ रहे हैं आपके। ठीक है, बस इतना कर लो।
Yes, can I discuss? Okay, so कॉल 150, यहाँ पे भाव नीचे गया है, so वेस्ट 0 और प्रॉफिट एंड लॉस में -10, शॉर्ट है तो 0 और +10, राइट। 150 पे है अगर तो करो ना करो 0 ही है वो, पे ऑफ 0, शॉर्ट वाले के लिए सेम, तो एवरीथिंग इज सेम, करेक्ट। अगर 170 हुआ, 150 से ऊपर गया तो 20 रुपीज पे ऑफ मिलेगा और 20 माइनस 10 प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे उल्टा सही, तो ये हो गया कॉल का, राइट। पुट में 150 है, भाव नीचे का 130, तो 20 रुपया मिलेगा, 20 माइनस 6 14, और शॉर्ट वाले को माइनस माइनस, राइट। 150 पे करो ना करो कुछ फर्क नहीं है, 0 -6, तो शॉर्ट के लिए 0 और +6, राइट। और वही चीज कि अगर भाव 150 से ऊपर चला गया तो अगेन 0 एंड -6, ओके, समझ में आया? अच्छा, अभी you come to next chapter 73 या 75, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। छोटे से एक दो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, ये रख करो ना।
यस सी अभी ऑप्शन में और टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि सिंपली ऐसा रिमेंबर करो, ऐसा याद रखो कि इफ एन ऑप्शन इज वर्थ exercising, it is called in the money. अगर एक्सरसाइज करने लायक है तो ऐसे ऑप्शन को बोलते हैं इन द मनी, और नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग तो आउट ऑफ मनी, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट तो एट द मनी. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज टीसीएस का अभी भाव है 4500. टीसीएस का अभी स्पॉट प्राइस है 4500. सपोज कॉल ऑप्शंस है 4400, कॉल 4500, कॉल 4600. बराबर, ये तीन ऑप्शन है. सपोज सारे अक्टूबर एक्सपायरी के हैं राइट. तो एक्सपायरी कब है वो भूल जाओ, सितंबर या अक्टूबर है. आपको आज का देखने का है, आज का स्पॉट प्राइस क्या है तो 4500. सो अगर कॉल 4400 है तो कॉल में क्या होना चाहिए, 4400 से ऊपर जाना चाहिए. बाबू अभी ऊपर है तो इसको मतलब अभी ये प्रॉफिटेबल हुआ, एक्सरसाइज करने लायक है. ऐसे ऑप्शन को क्या बोलेंगे, इन द मनी राइट. अगर 4500 है तो 4500 सेम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एट द मनी. और ये जो है 4600, ये वैल्यूएबल कब होगा, जब भाव 4600 से ऊपर जाए स्पॉट, जो अभी तो नहीं है, अभी तो 4500 है, तो अभी इसको एक्सरसाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी. समझ में आ रहा है. ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा होगा, इन द मनी. जो एक्सरसाइज करने लायक है वो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, और आउट ऑफ मनी सस्ता होगा. समझ लो. एंड सेम थिंग फॉर पुट. सपोज पुट 4400, पुट 4500 एंड पुट 4600. तो पुट में भाव स्ट्राइक से नीचे जाना चाहिए, तो पुट 4400 है तो अभी तो भाव ऊपर है. दिस इज नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग, सो दिस इज आउट ऑफ मनी. यहाँ पे कोई मतलब नहीं है एट द मनी, और यहाँ पे 4600 से ऑलरेडी कम है भाव 4500, सो दिस इज इन द मनी. ठीक है, तो ये लिख लो बस. ये लिख लो और उनका भी एग्जांपल कर लो. जो एलओएस है ना, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल दिया वो देख लो.
क्या है उनका एग्जांपल? जुलाई 40 कॉल 40 पुट, स्टॉक का भी भाव है 37। सो कॉल के लिए 40 से ऊपर जाना चाहिए भाव, लेकिन 37 है, सो इट इज आउट ऑफ मनी। पुट के लिए 40 से नीचे जाना चाहिए, तो हाँ अभी नीचे है 37, सो इट इज इन द मनी। ठीक है, ओके। एंड वन लास्ट थिंग, के ऑप्शन का जो भाव होता है ना, जो प्रीमियम होता है, जो अभी हमने मनी कंट्रोल में नहीं देखा था, इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। सो जो ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम है, इट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आप ऐसा याद रख सकते हो कि इट इज इक्वल टू पे ऑफ इफ ऑप्शन इज इन द मनी और एल्स 0 या फिर 0। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तो पता चल जाएगा। सी सपोज शेयर का भाव अभी स्पॉट है 140, राइट, एंड देयर इज अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 120। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये कॉल जो है वो इन द मनी है कि आउट ऑफ मनी? इन द मनी, क्योंकि अभी भाव 120 के ऊपर है। सपोज मार्केट में इसका प्रीमियम 26 रुपया चल रहा है। सो ये जो 26 है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? तो बोले इन द मनी है ना, मतलब ऐसा सोचो कि अभी के अभी क्या मिल रहा है, 120 140, 20 रुपए अभी का अभी है। सो 20 रुपीज इज इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मीन्स बाकी का जो वैल्यू है 6 रुपीज, दैट इज टाइम वैल्यू। ठीक है, दैट इज टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सरसाइज वैल्यू भी बोलते हैं। और जो नीचे वाला है कॉल 150, तो ये आउट ऑफ मनी है, क्योंकि भाव अभी 150 तक बढ़ा ही नहीं है। तो आउट ऑफ मनी है मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, मतलब सारा का सारा जो है वो टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन होगा वो सितंबर एंड अक्टूबर एंड कुछ है, तो अभी तो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट शायद हो सकता है। और जब दिन कम होते जाएंगे, जब लास्ट डे आ जाएगा, तो टाइम वैल्यू विल बिकम 0 as an option goes nearer to expiry। धीरे 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 उसका टाइम वैल्यू 0 हो जाएगा, लास्ट दिन कोई टाइम वैल्यू बचेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, चलो तो सेम चीज पुट के लिए कर लो। पुट 140 15 rupees 120 से 6 रुपीज। तो पुट 150, स्पॉट 140 चल रहा है, तो इन द मनी हुआ 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, 5 रुपए टाइम वैल्यू, राइट। और ये पुट 120, उसके मुकाबले स्पॉट तो ज्यादा है, सो दिस इज आउट ऑफ मनी, सो 0 and 6। ठीक है, ओके। अच्छे से टर्मिनोलॉजी और वो सब समझ लेना। वो
मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट एक लेक्चर में हो जाएगा. ऑनलाइन ठीक है, एंड कर रहा हूँ वीडियो.